Hello everyone, welcome to Succeed IAS. My name is Amit Dubey and let's start with the daily current affairs for geography optionals. फर्स्ट आर्टिकल है आपका सुनामी एंड अर्थक्वेक के ऊपर एंड ये न्यूज़ में है क्योंकि जापान में कल अराउंड 7.3 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया हुआ है एंड इसके बाद जापानीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे सुनामी वार्निंग दे दिया है क्योंकि जनरली अर्थक्वेक के बाद सुनामी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ये आपके ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर आप अपना सिलेबस देखें तो ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 1 में अगर आप देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी में अर्थक्वेक एंड सुनामीज ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है एंड इसके साथ साथ एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके अर्थक्वेक एंड सुनामीज एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं। तो सिलेबस से आपको रेलेवेंस समझ गया इस टॉपिक का अर्थक्वेक एंड सुनामी का, तो आपको तो ये अर्थक्वेक एंड सुनामी इन जनरल प्रिपेयर करना है बोथ फॉर पेपर 1 एंड 2। इंडिया में जो 5 सीज्मिक जोन्स हैं वो आपको पता होना चाहिए उसका डायग्राम। बट क्योंकि यहाँ पे न्यूज़ में जापान है तो जापान का हम लोग एक बार एज अ केस स्टडी देख लेंगे कि इसमें अर्थक्वेक्स के रीजंस क्या हैं। जापान जो है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्लेट टेक्टोनिक्स यहाँ पे काम करता है एंड ये कॉम्प्लेक्स प्लेट टेक्टोनिक्स की वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक्स एक बहुत ही कॉमन फिनोमिना है एंड अर्थक्वेक्स की वजह से यहाँ पे सुनामी भी फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं। जापान में अराउंड 10,000 अर्थक्वेक्स पर ईयर आते हैं जो मेजर्ड अर्थक्वेक्स हैं। इसका मतलब अनमेजर्ड भी बहुत सारे अर्थक्वेक्स आते हैं पर अराउंड 10,000 अर्थक्वेक्स मेजर किए गए हैं एवरी ईयर एंड इसमें से अराउंड 1500 अर्थक्वेक्स ऐसे होते हैं जो वहाँ की पॉपुलेशन फील कर पाती है, जो थोड़ा इम्पैक्टफुल होते हैं। एंड इतने ज़्यादा अर्थक्वेक्स का यहाँ पे एक ही रीज़न है, कॉम्प्लेक्स प्लेट टेक्टोनिक्स। एंड जापान में अगर हम लोग बात करेंगे अर्थक्वेक की तो यहाँ पे अर्थक्वेक आने का जो रीज़न है वो मेजरली ये 4 प्लेट्स की वजह से हैं। एक है आपका पैसिफिक प्लेट, दूसरा है ओखोस्ट प्लेट, थर्ड इज यूरेशियन प्लेट एंड फोर्थ इज फिलीपीन प्लेट। ये जो पोर्शन है दिस इज फिलीपीन प्लेट। तो ये जो पैसिफिक प्लेट है ये सबसाइड हो रहा है यहाँ पे ओखोस्ट प्लेट के नीचे एंड ये सबसिडेंस जिस रीजन में हो रहा है ये है आपका जापान ट्रेंच वाला एरिया। यहाँ पे मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ। सी सपोज ये है आपका पैसिफिक प्लेट एंड ये सबसाइड हो रहा है बीनीथ ओखोस्ट प्लेट एंड ये जो एरिया है जहाँ पे ये सबसिडेंस हो रहा है ये है आपका जापानीज ट्रेंच। तो ये जो ईस्टर्न रीजन है जापान का यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। इसके बाद ये जो आपका फिलीपीन प्लेट है ये भी नॉर्थवर्ड सबसाइड हो रहा है बीनीथ ओखोस्ट प्लेट एट सगामी ट्रेंच। तो ये सबसिडेंस जोन में आपका सगामी ट्रेंच बन रहा है। ये सब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं। सिमिलरली यहाँ पे यूरेशियन प्लेट एंड ओखोस्ट प्लेट का सबसिडेंस रीजन है ये कन्वर्जेंस जोन, जिसके वजह से यहाँ पे भी अर्थक्वेक्स आते हैं। एंड इसके साथ आपको सुनामी वाला टॉपिक भी प्रिपेयर करना है कि क्यों सुनामी आता है जहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं एंड क्या रीजंस हैं सुनामी वेव्स के जनरेट होने के। जो हमारे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे हमने ये सब टॉपिक्स कवर किया है, तो आप बस उसको रिवाइज कर लो एंड बाकी स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। एंड अर्थक्वेक के साथ आपका जो सीज्मिक वेव्स वाला पार्ट है उसको भी आप एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो। पी वेव्स, एस वेव्स, सरफेस वेव्स, उनका सिग्निफिकेंस क्या है इन द स्टडी ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है फॉर द एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, सिलेबस में अर्थक्वेक और सुनामी डायरेक्टली मेंशन्ड है, मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं। बट सिर्फ सिलेबस को एक बार रीड करने से या सिलेबस एक बार प्रिपेयर हो गया तो ये एश्योरेंस नहीं है कि ये टॉपिक अगर एग्जाम में आया तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा आपको अपना डायनामिक करना पड़ेगा पढ़ने का तरीका, क्योंकि ये यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। लास्ट काफ़ी सालों से आप देखेंगे तो अब ट्रेंड चेंज हो गया है। बेसिक सिलेबस एक बार पढ़ने के बाद उसको बहुत अच्छे से रिलेट कर पाना करंट के साथ, दूसरे पेपर्स के साथ, दिस इज़ द नीड ऑफ द आवर। एंड अगर आप ऐसे इंटर रिलेट नहीं कर पा रहे हैं अपने टॉपिक को तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है मेंस में स्कोर करना। इसलिए कोई भी टॉपिक आप देखते हैं, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक, सुनामी, ये सारी चीज़ें हमेशा न्यूज़ में आती रहते हैं। कल ही हमने हेल स्टॉर्म्स के ऊपर एक आर्टिकल देखा कि राजस्थान में क्रॉप्स डैमेज हो रहे हैं हेल स्टॉर्म्स की वजह से एंड वहाँ पे हमने हेल स्टॉर्म्स प्रिपेयर कर लिया। आज सुनामी और अर्थक्वेक प्रिपेयर कर लिया। तो ऐसे एक साल के करंट अफेयर्स में ऑलमोस्ट सारे नेचुरल डिजास्टर्स कवर हो जाएंगे विथ रीसेंट इंसिडेंट्स जो न्यूज़पेपर में मेंशन है। तो इससे क्या होगा, आपके पास हर टॉपिक के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल, एक अच्छा केस स्टडी साथ में प्रिपेयर हो जाता है अलॉन्ग विथ योर टॉपिक। अब फॉर एग्जाम्पल अर्थक्वेक के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, आपने अर्थक्वेक एक्सप्लेन किया, अब वहाँ पे पूछा है कि आप एक एग्जाम्पल दो कन्वर्जेंट बाउंड्री का। तो वहाँ पे आप आराम से जो आज मैंने एक्सप्लेन किया है आपको जापानीज केस स्टडी अर्थक्वेक का, आप वो केस स्टडी वहाँ पे दो। 3 से 4 वहाँ पे कन्वर्जेंस जोन है, सबसिडेंस मैंने बता दी, ट्रेंचेस के नाम बता दिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक 6-7 मिनट्स के वीडियो अगर आप रेगुलरली देखेंगे तो उससे भी आपके प्रिपरेशन में एक बहुत ह्यूज स्केल का डिफरेंस आ सकता है। यहाँ पे मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल का फैकल्टी हूँ तो मैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल के बारे में 100% बता सकता हूँ कि इस तरीके से प्रिपेयर करना है। बट इससे आप एक गाइडेंस ले सकते हैं कि बाकी जीएस पेपर्स के लिए भी आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से प्लस जो मेरे पास स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस रहे उससे मैं बता सकता हूँ कि अगर आप करंट अफेयर्स को अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, एक तो आपके प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट सारे सिलेबस के पॉइंट्स टच होते जाएंगे, डेली कोई ना कोई चीज़ न्यूज़ में रहता ही है। एंड सेकंड, रोज़ आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स, केस स्टडी, फैक्ट्स, इतने सारे चीज़ें आएंगे। एसए पेपर्स के लिए बहुत सारे आपको पैराग्राफ्स मिलेंगे कि आपका प्रिपरेशन भी इजी हो जाएगा एंड आपके ऊपर एक लोड भी नहीं होगा कि मैंने लास्ट इतने दिन से सिर्फ GS 1 पेपर ही पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरे पेपर्स नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे तो ऑप्शनल अलॉन्ग विद GS पेपर्स अलॉन्ग विद एसए, एथिक्स, ये सारी प्रिपरेशन एक साथ चलती रहेंगी। बट यहाँ पे अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको ध्यान देना है, दैट इज नोट्स मेकिंग। इतना चीज़ पढ़ने के बाद डेली इतने सारे टॉपिक्स को टच करने के बाद अगर आप कुछ अपने हिसाब से एक नोट्स नहीं बना रहे हो तो ये सारी चीज़ें वेस्ट है एक टाइम के बाद, क्योंकि कितना आप मेमोराइज करके रख सकते हो या याद करके रख सकते हो। आपको ऐसा नोट्स बनाना है जो एग्जाम के टाइम बहुत ज़्यादा हैंडी हो। ये नोट्स बनाना ऐसा कोई जनरलाइज्ड तरीका मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, ये सब लोग का एक अपना स्टाइल होता है नोट्स बनाने का। कुछ लोग बस एक वन वर्ड में नोट्स बना लेते हैं कि ये वर्ड आते ही मैं ऐसे लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, आज हमने अर्थक्वेक एंड सुनामी किया, आपने नोट्स में लिखा अर्थक्वेक, सुनामी एंड यहाँ पे लिख दिया जापान केस स्टडी। कुछ लोग का ये तरीका हो सकता है नोट्स बनाने का कि कभी अर्थक्वेक सुनामी आएगा तो जो सर ने जापान का केस स्टडी बताया था एंड वो फिर इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं एग्जाम में अच्छे से। कुछ लोग यही नोट्स कैसे बनाएंगे, पूरा एक पैराग्राफ लिखेंगे, जो जो चीज़ें मैंने बोली हैं वहाँ पे डायग्राम डाल देंगे एंड जो चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है सारी चीज़ें वहाँ पे लिखेंगे। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बट हो सकता है वो स्टूडेंट को इसी तरीके से नोट्स बनाना जमता हो। तो इसलिए नोट्स बनाना सबका अलग तरीका है, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि नोट्स बनाओ। अगर आप ये सोच रहे हो कि जब ज्योग्राफी ऑप्शनल का पेपर आएगा उसके पहले सर के पूरे 1 साल के मैं वीडियोस देख लूँगा, तो ये अभी आपको इजी लगेगा सोचने में, बट उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं है। एंड इसका एक सॉल्यूशन हो सकता है कि लास्ट टाइम मैंने सिर्फ ऑफलाइन बैच लिया था करंट अफेयर्स प्रिपरेशन के लिए फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल मेंस के पहले। इस बार मैं हाइब्रिड मोड में ये कोर्स लूँगा आपका, तो इसमें आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसा आपको सूटेबिलिटी हो। क्योंकि लास्ट मेंस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट आए, ऑनलाइन रिक्वेस्ट, कि सर प्लीज़ हम लोग के लिए एक बैच ले लो या हमको प्लीज़ एक नोट्स ही भेज दो सिर्फ। बट उस टाइम मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि साथ में टेस्ट सीरीज़ भी चल रहे थे, ज्योग्राफी फाउंडेशन के बैचेस भी चल रहे थे। तो इसलिए इस मेंस में आफ्टर प्रीलिम्स मैं हाइब्रिड बैच चालू करूंगा ज्योग्राफी ऑप्शनल करंट अफेयर्स का, जिसमें हम लोग लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद केस स्टडीज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, एग्जांपल्स, इन शॉर्ट पूरा करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम योर ज्योग्राफी ऑप्शनल। फॉर एग्जांपल जैसे आज अर्थक्वेक और सुनामी न्यूज़ में था, तो हम लोग जापानीज केस स्टडी, उसके साथ साथ अर्थक्वेक और सुनामी, ये सारे टॉपिक्स करंट अफेयर्स में डिटेल में करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फूड क्राइसिस के ऊपर, एंड फूड क्राइसिस भी आपके सिलेबस में मेंशन्ड है। यहाँ पे आर्टिकल में ये मेंशन्ड है कि नॉर्थ अफ्रीका में फूड क्राइसिस का सिचुएशन अराइज हो सकता है, एंड इसका रीज़न ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो वीट के इंपोर्ट्स हैं वो इम्पैक्ट हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि यूक्रेन रशिया वॉर और वीट के इंपोर्ट्स में क्या रिलेशन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है आपका ब्लैक अर्थ सॉइल, जिसको हम लोग चरनोजेम सॉइल भी बोलते हैं। एंड चरनोजेम सॉइल अगर आपने इसको अच्छे से प्रिपेयर किया है तो ये एक फर्टाइल सॉइल है जो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए बहुत सूटेबल है। एंड अगर आप डायग्राम में देखेंगे तो ये है रीजन ब्लैक अर्थ सॉइल का, ये 2 पार्ट आप देख सकते हैं। एंड अगर आप इस मैप को सुपर इम्पोज करोगे वर्ल्ड मैप पे, जो ग्रासलैंड्स वाला मैप है उस पर, तो एग्जैक्टली यही रीजन है आपका स्टेपीज और प्रेरीज ग्रासलैंड्स का। ये है आपका प्रेरीज जो नॉर्थ अमेरिका में ग्रासलैंड्स हैं, एंड ये हैं आपके स्टेपीज। एंड आपको पता है कि प्रेरीज और स्टेपीज ये आपके टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं, एंड इनको ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये भी आ सकता है, व्हाई द टेम्परेट ग्रासलैंड्स आर कॉल्ड एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम लोग इंटर रिलेशनशिप निकाल सकते हैं सॉइल और ग्रासलैंड से, कि ये जो स्टेपीज ग्रासलैंड्स हैं यहाँ पे चरनोजेम सॉइल्स मिलते हैं, एंड ये एरिया बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है वीट कल्टीवेशन के लिए। वीट, मेज़, बार्ले, ये सारे क्रॉप्स के लिए बहुत सूटेबल है ये रीजन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स सूटेबल होते हैं इन क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए। एंड यहीं पे आपका ये यूक्रेन है एंड ये पार्ट रशिया में है। ये दोनों मेजर एक्सपोर्टर्स एंड कल्टीवेटर्स ऑफ वीट है। एंड ये जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पे आप न्यूज़ में देख सकते हैं मोरक्को, लीबिया एंड तुनिशिया एंड सेवरल अदर नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़, ये हेविली डिपेंडेंट है ऑन द वीट एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया। तो अब यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से यहाँ से वीट एक्सपोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं टू नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़, एंड इस वजह से यहाँ पे फूड क्राइसिस वाला सिचुएशन अराइज हो गया है। एंड अगर आप लोग को याद हो तो अराउंड 1 और 2 वीक्स पहले एक आर्टिकल हमने देखा था ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, उसमें लिखा था कि इंडिया के लिए वीट एक्सपोर्ट करने का ये एक अच्छा चांस है।
क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से वहाँ के वीट एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा एंड इसके वजह से इंडिया के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया भी एक मेजर एक्सपोर्टर है ऑफ वीट। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर। मैंने आपको बताया कि इस बार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए आपके ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार मेंस के लिए। एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रीज वाले टॉपिक में एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लोकेशन एंड फैक्टर्स ऑफ कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, कॉटेज एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ के नाम डायरेक्टली मेंशन्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जूट, कॉटन, ऑटोमोबाइल, इन इंडस्ट्रीज़ को तो आपको 100% प्रिपेयर करना है। पहले फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट 2-3 साल से नहीं आया हुआ है, इसलिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल एक रेवोल्यूशन है जो पूरे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ को चेंज कर सकता है, क्योंकि फ़िलहाल जो इंडिया में ऑटोमोबाइल्स हैं वो हैविली डिपेंडेंट है ऑन पेट्रोल एंड डीजल। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक ऐसा इंडस्ट्री हो सकता है जो इंडिया का डिपेंडेंस ऑन पेट्रोल एंड डीजल बहुत कम कर सकता है, एंड इसकी वजह से इंडिया के जो 86% क्रूड ऑयल के नीड्स हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, इसमें काफ़ी रिडक्शन आएगा। तो ये टॉपिक इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे मैंने आपको जो मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स है वो यहाँ पे डायग्राम में रिप्रेजेंटेड है। इस डायग्राम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो इसको। एंड ये जितने ब्रांड्स हैं यहाँ पे, ये सारे ब्रांड्स आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। इसमें से आप एक एक रीजन में 2-2 ब्रांड्स को बस याद कर सकते हो। जो इंपॉर्टेंट रीजन है एक बार इसको देख लेते हैं। दिल्ली, गुड़गांव, मानेसर, ये वाला एरिया। सेकंड, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग हब है। थर्ड, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद वाला रीजन। एंड फोर्थ, चेन्नई, बैंगलोर, होसूर वाला रीजन। ये चारों रीजन इंडिया के मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं। तो इंडस्ट्रियल लोकेशंस के ऊपर क्वेश्चन आए तो ये डायग्राम देते हुए आपको रीजंस बताने हैं कि क्यों इंडस्ट्रीज यहीं पे लोकेटेड है। एंड साथ में यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल के ऊपर भी आर्टिकल है। तो एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर आजकल बहुत फोकस है गवर्नमेंट का। तो ये सारे टॉपिक्स आगे भी करंट अफेयर्स में रहने वाले हैं, तो हम लोग इसको आगे भी देखते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल ये आपके लिए मैप मार्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है। ये लोकेशन है उड़ीसा में आपका चिल्का लेक का, तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड चिल्का लेक के साथ साथ यहाँ पे गहिरमथा, देवी, ऋषिकुल्या, ये लोकेशंस भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर लो अलॉन्ग विथ 30 वर्ड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। एंड आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए बस इतने ही आर्टिकल्स थे। जिन लोग को ये PDF रेफर करना है वो टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सीड IAS ऑफिशियल। एंड दैट्स इट फॉर द डे। गुड बाय, टेक केयर।